बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुन सको तो सुनो में खुश आमदीद। नॉवल है बेली राजपूता की मलका, किस्त नंबर 7 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली तमाम इक़्सात, तमाम कहानियाँ, तमाम नॉवल आपको बर वक्त मिलते रहें। नॉवल कैसा लग रहा है, इस बारे में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। शुक्रिया। बाल बना दूं महारानी जी? रूपा इसे बालकनी में देखकर इस तरफ आ गई। वो बालकनी में कुर्सी डाले किताब पढ़ रही थी। रुख सामने को था, जहाँ सुनहरी गंदम की तैयार फसल के खेत दिखाई दे रहे थे। रूपा की आवाज़ पर इसने सर उठाया। वह हाथ में कंगा लिए मुंतज़िर खड़ी थी। हाँ, चोटी बना दो। इसने निगाहें किताब पर झुका दी और एक हाथ से टीले से जुड़े की गिरहा खोल दी। सारे बाल किसी आबशार की तरह कमर पर गिरते चले गए। रूपा बहुत नरमी से इसके सुनहरी बाल समेटने लगी। माया फिर से किताब में मुनहमक हो गई थी। कल सवेरे बड़े मैदान में हमारा मेला लग रहा है। इसके बाल इकट्ठे करते रूपा को अचानक जैसे याद आ गया। अच्छा, वो किताब पढ़ती रही। नेज़ाबाजी का मुकाबला भी होगा। इसने सफ़ा पलटा। पूरे गांव को इस मुकाबले का इंतज़ार है, साल भर से। बड़ा कांटेदार मुकाबला होगा जी। इस दफ़ा रूपा इसके बालों में कंघा ऊपर से नीचे ला रही थी। इस दफ़ा माया ने जवाब भी नहीं दिया। छोटे ठाकुर गोपाल राज भी हिस्सा ले रहे हैं। अब तो इस मुकाबले की हार जीत पे बड़ी बड़ी शर्तें लग चुकी हैं। वो अब चोटी गूंद रही थी गोपाल की जीत पे। गैर दिलचस्पी से महज रूपा का दिल रखने को माया ने पूछा। नहीं देवी जी, बदर गाज़ा की जीत पे। गोपाल तो इससे पिछले 4 बरस से हार रहे हैं। वो किताब बंद करके एक झटके से मुड़ी। चोटी रूपा के हाथ से फिसल गई। सारे बल खुलते चले गए। बदर गाज़ा गोपाल को हराता है? बेख्तियार वो उठ खड़ी हुई थी। हाँ जी, पिछले 4 बरसों से छोटे ठाकुर को बहुत गुस्सा है इस बात का। इस दफ़ा उन्होंने पूरी तैयारी की है। बड़ी पंचायत में दावा भी किया है कि इस दफ़ा वो बदर गाज़ा को ऐसी शिकस्त देंगे कि इसकी अगली 7 नस्लें याद रखेंगी। फिर बदर ने एक महफिल में कहा, इस दफ़ा जो शिकस्त ठाकुर गोपाल राम को मिलेगी, इसकी अगली क्या, पिछली भी 7 नस्लों को खबर मिल जाएगी। रूपा कहकर खिलखिलाई, फिर एकदम सर झुकाकर खामोश हो गई। मैं जानती हूँ तुम्हारी हमदर्दी ज़हरा के चचा ज़ाद के साथ है। अच्छी बात है, मैं ये मुकाबला देखना चाहूँगी। कब है? कल सवेरे। रूपा शय पाकर जोश से इसे तफसीलात बता रही थी, मगर वो किसी और ही सोच में डूबी खड़ी रही। गांव के बड़े मैदान में रंग व बू का सैलाब उमड़ आया था। रवायती अंदाज में सजा मेला और खुशी और जोश चेहरों पर लिए सजे संवरे देहाती, वो वाकई इनका सबसे हसीन त्यौहार था। माया रूपवती के साथ बसद इसरार मुकाबला देखने आ ही गई थी। ये नेज़ाबाजी क्या होती है रूपा? वो मुकाबले में दिलचस्पी लिए बगैर साथ मौजूद रूपवती से पूछने लगी। वो जी, वो रूपा हिचकिचाई। वो देखें ना, अभी आपको खुद ही समझ आ जाएगी। और इसी पल में एक तरफ से अल्हड़ सी जोहरा निकल कर इनके करीब आई। ठोकराइन, आप भी आई हैं मुकाबला देखने? वो इसे देखकर हैरान भी थी और खुश भी। माया ने मुस्कुराकर सर को खम दिया। इसने आज भी बेदाग उजली सफ़ेद साड़ी पहन रखी थी। आंखों के गिर्द बहुत गहरा काजल डाला था, जैसे कल रात में चमकता सूरज। बड़ा कांटेदार मुकाबला होगा जी। आज बड़े से मैदान में भागते घोड़ों को देखकर ज़हरा कह रही थी। आज से इसके चेहरे पर और ही रंग बिखरे थे। माया ने इसकी निगाहों के ताक़ुब में घोड़े भगाते, नेज़ों से मीखें उखाड़ते घड़सवारों को देखा और बेगहरी सांस भरी। ये तो टेंट पिंगिंग है। रूपा ने गर्दन मोड़कर इसे देखा। आपको इस खेल का इल्म है जी? हाँ, मगर मेरी नैनी ने मुझे ये नहीं बताया था कि इसे नेज़ाबाजी कहते हैं। सामने 2 घोड़े, एक सफ़ेद और एक सियाह, भागते आ रहे थे। सियाह घोड़ा गोपाल राज का था। वह पहचान गई थी। नेज़ाबाजी का ओरिजिन मुस्लिम फ़ौजों की शब खून की टेक्निक थी। जब वो मूड में होती तो बहुत बोला करती थी। इस खेल में तो सिर्फ मीखें गाड़ी जाती हैं, पूरे पूरे खैमे नहीं लगाए जाते। मगर दर हकीकत शब खून में मुसलमान फ़ौजें रात को दुश्मन के सो जाने पर अपने तेज तरीन घुड़सवार दुश्मन की कमीनगाह में भेजा करती थी, जो अपने नेज़ों की मदद से इनके खैमों की मीखें उखाड़ देते थे। फिर खैमों को इकट्ठा करके आग लगाती जाती थी और सोया हुआ दुश्मन
बोलते बोलते वो रुक गई। गोपाल के साथ वाला सफ़ेद घोड़ा भी इसके सामने से गुजर कर गया था। ये चेहरा इसे डलहौजी के जंगल में कर रहा गिरा जख्मी याद आया। ये सफ़ेद घोड़े पे कौन है? बदर है, मेरे चचा का बेटा। ज़हरा बहुत मुसरत से इसे देख रही थी। माया की निगाहें दूर तक सफ़ेद घोड़े के पीछे गईं। घुड़सवार बहुत महारत से इसे दौड़ाता अपनी मेखें उखाड़ता जा रहा था। फिर जब नेज़ाबाजी का मुकाबला ख़त्म हो गया और 5वीं बरस में ठाकुरों के लड़के को मुसलमानों के लड़के ने शिकस्त दे दी और तालियों नारों का शोर कुदरत कदर थमा, तो कितनी ही देर बाद इसने सफ़ेद घोड़े की लगाम थामे इस ऊंचे लंबे मगरूर दिखने वाले निज़ाबाज को अपनी जानिब आते देखा। वो शायद ज़हरा को देखकर इधर आ गया था। इनके करीब आते ही इसके कदम सुस्त पड़ गए। वो हैरतज़दा सा माया को देख रहा था। फिर घोड़े की लगाम थामे आहिस्ता आहिस्ता चलता इनके तक आया। आप मगरूर तने हुए नक़ूश धीमे पड़ गए थे। वो शायद इसे पहचानने की कोशिश कर रहा था। तो सांप के कांटे से बच गए। माया मुस्कुराई, हंसी महजूज सी मुस्कुराहट बहुत चुपके से डलहौजी की डूबती शाम दोनों के आसपास उतर आई थी। आप इधर, तुमने मुझे पहचान लिया। वो उसकी हैरत से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी। मैं बेली राजपूता की मलका को कैसे भूल सकता हूँ? वो धीमा सा मुस्कुराया। शायद रूपा ठीक कहती थी। वो गांव का सबसे वजीह मर्द था, भूलना भी नहीं चाहिए था। मगर आप इधर, वो छोटा सा गांव था और उसमें वाहिद गोरी लड़की ठाकुर शेखर राज की बेवा थी। बजाय वो जैसे कड़ियाँ मिला रहा था। आप शेखर की? हाँ, मैं माया फर्नांडिस हूँ और तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो। शेखर राज अच्छा आदमी था, गांव के साथ मुखलिस था। इसकी मौत का अफसोस हुआ। इसने माया का आखिरी फ़िक्रा नज़रअंदाज किया था। शुक्रिया, मगर क्या दूसरे ठाकुर मुखलिस नहीं जो तुमने आज गोपाल को 5वीं दफ़ा हराया है? शुक्रिया, वो बस हंस दिया। फिर सफ़ेद घोड़े की पुष्ट पर हाथ फेरा। ये एक वफादार जानवर है, इसने बहुत वफा निभाई है मेरे साथ। कभी राजपूतों की हवेली आओ, मैं तुम्हें गोपाल के ऐसे 3 घोड़े दिखाऊंगी। आप कभी मलकों की हवेली आएँ, मैं आपको अपना पूरा अस्तबल दिखाऊंगा। वो हंस दी। मलकों की हवेली किस तरफ है? आपकी खादमा आपको ले आएगी। मगर मैंने तो नहीं कहा कि मैं आऊँगी। बदर बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। आप कोशिश कीजिएगा, मैं इंतज़ार करूँगा। तुम इंतज़ार करना, मगर मैं ना वादा करती हूँ ना कोशिश करूँगी। एतमाद से इसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराकर वो जाने के लिए पलटी। चलो रूपा, सुनिए। माया ने मुड़े बगैर महज गर्दन तिरछी करके अक़ब में देखा। मैं इंतज़ार करूँगा, ज़रूर करना। वापस जाते हुए इसने एक नज़र ज़हरा के तारीक पड़ते चेहरे को देखा जो कितनी ही देर से खामोश खड़ी थी। आज पहली दफ़ा बदर ने गाँव की सबसे सुंदर लड़की को यूँ नज़रअंदाज किया था। माया सर लिए बगैर आगे बढ़ गई। रूपवती इसके पीछे थी। वो घोड़े की लगाम हाथ में थामे इसे दूर जाता देखता रहा। डलहौजी की डूबती शाम का फसूं अभी तक बाकी था। चौधरी मंगल सिंह का ताल्लुक गांव के एक मौजूद घराने से था। वो ज़ात के राजपूत थे, मगर अमारात के लिहाज से ठाकुरों से कहीं कम। 12 गांव के मुतवस्त तबके के ज़मींदारों में चौधरी मंगल सिंह को खास अहमियत हासिल थी। मंगल सिंह का पिछले 8 माह से एक सिख ज़मींदार से जायदाद का तनाज़ा चल रहा था। ये तनाज़ा बेरी के एक दरख्त की मलके से शुरू हुआ था और बढ़ते बढ़ते जानी दुश्मनी तक पहुंच गया था। इस दरख्त के दूसरे दावेदार शोभा सिंह ने, जिसकी ज़मीन मंगल सिंह की ज़मीन के साथ मिली हुई थी, भरी पंचायत में मंगल सिंह को जान से मार देने की धमकी दी थी। 1939 में अंग्रेज़ के कानून की अमलदारी कमज़ोर होती जा रही थी। बेदर पे सियासी महाजों पे शिकस्त खाकर सरकार खासी कमज़ोर हो चुकी थी। डकैती और कत्ल की वारदातें आम सी बनती जा रही थी। एक महीने में जायदाद के तनाज़े पे 2-4 कत्ल हो जाना तो अब मामूल बन चुका था। इस रात शोभा सिंह का इरादा इसी मामूल को दोहराने का था। मामला बेरी की तरफ का नहीं रहा था। शोभा सिंह ने सुना था कि मंगल सिंह यार दोस्तों में बैठकर कहता है, अगर शोभा सिंह ने दरख्त वाली जगह मेरे हवाले ना की तो मैं इसकी बहन को उठा लूँगा। शोभा सिंह की बहन निर्मता जवान और खूबसूरत औरत थी। जब बात निर्मलता पर आई तो शोभा सिंह की गैरत ने जोश मारा और इसने बड़ी पंचायत में दावा किया कि अगर मंगल सिंह बाज ना आया तो इसका खून कर देगा। मगर मंगल सिंह बाज ना आया और इस रात शोभा सिंह नहर के किनारे
घात लगा कर मंगल सिंह की टांग में बैठ गया। इसे इल्म था कि मंगल सिंह आज अपने भाई के घर है और वहाँ महफिल जमी होगी, जिसे छोड़कर वो रात गए वापस लौटेगा। इसे ठिकाने लगाने का ये वक्त बेहतरीन था। रात गहरी हो गई तो मंगल सिंह अपने भाई के घर से निकला। पूरा गांव खामोशी और अंधेरे में डूबा था। घरों की बत्तियां गुल हो चुकी थी और गांव के मकीन बिस्तरों में दुबके बेखबर सो रहे थे। मंगल सिंह का घर ज़्यादा दूर ना था, मगर रास्ते में खेत पड़ते थे और आगे नहर थी। नहर के एक तरफ कच्चा रास्ता था जो पुराने कब्रिस्तान से होकर दूसरे गांव जाता था, जबकि दूसरी जानिब मंगल सिंह के घर का रास्ता था। वो खामोशी से खेतों के दरमियान बनी कच्ची पगडंडी पे चल रहा था। सामने नहर थी और इस तरफ कच्चा रास्ता, जिसके साथ साथ दरख्तों की बाड़ लगी थी। चलते चलते यूं ही मंगल सिंह ने सर उठाया तो एकदम इसे अजीब सा एहसास हुआ। वो वहीं अपने कदमों पर रुक गया। दरख्तों के झुंड के साथ साथ कोई दबे कदमों कच्चे रास्ते पे चल रहा था। मंगल सिंह शायद कभी तवज्जो ना देता, मगर इस शख्स का रुख पुराने कब्रिस्तान की जानिब था। मगर वो कोई दूसरे गांव जाने वाला मुसाफिर होता तो इसे किसी सवारी या घोड़े वगैरह पर होना चाहिए था, मगर वो पैदल चल रहा था। रात के इस पहर कोई शख्स क्यों पुराने कब्रिस्तान जाएगा? इसके जहन में गांव वालों की बातें गूंजने लगीं। बेली राजपूता का भूत, एक चूहापोश जो रात को पुराने कब्रिस्तान के आसपास मंडलाता है। बाज़ लोगों का कहना था कि वो कोई भटकी हुई आत्मा है और रोज़ रात को किसी कब्र को फाड़ कर निकलती है और फिर सुबह होने से कबल दोबारा कोई कब्र खोद कर अंदर खुद को दफन कर लेती है। कब्रिस्तान में खुदाई के आसार थे, जिससे लोगों ने शुरू में यही ख्याल जाहिर किया, और जैसे जैसे बात फैली गांव वालों ने रात तो क्या दिन में भी इधर जाना छोड़ दिया। वो चूहापोश कौन था, कहाँ से आया था और पुराने कब्रिस्तान में वो रोज़ रात को क्या करता था, ये कोई नहीं जानता था। चौधरी मंगल सिंह के जहन में इंसान का फितरी तजस्सुस बेदार हुआ। घर जाने का इरादा तर्क करके कच्चे रास्ते की जानिब बढ़ गया। इस रात चाँद नहीं निकला था। तारों की रोशनी में मंगल सिंह को वो स्याह सा नज़र आ रहा था। इन दोनों के बीच फासला बहुत ज़्यादा था। साया दरख्तों के झुंड के साथ साथ इधर उधर देखते एहतियात से चल रहा था। मंगल सिंह दबे कदमों से इसके पीछे चल दिया। इसे इल्म नहीं था कि इसका ताक़ुब भी इस तरह कुछ फासले से हो रहा है। तारीक साया पुराने कब्रिस्तान के करीब जाकर रुका, इधर उधर देखा और लकड़ी का फाटक धकेला। वो भारी चड़चड़ाहट के साथ खुलता चला गया। साया अंदर दाखिल हो गया। शायद अभी तक वो अपने ताक़ुब में आते मंगल सिंह से बेखबर था। मंगल सिंह फाटक के इस तरफ खड़ा चंद लम्हे सोचता रहा। कब्रिस्तान में इस वक्त हू का आलम था। दूर दूर तक फैली कब्रें और फितरी खौफ। एक लम्हे के तो मंगल सिंह के दिल ने कहा कि लानत भेजो इस पे और भाग चलो, मगर दूसरे ही लम्हे इसने जी कड़ा करके इस चूहापोश को बेनकाब करने का तहिया कर लिया। दूर से इसको ठीक से नहीं देख सकता था, मगर एक बात का इसे चंद मिनटों में ही यकीन हो गया था कि वो कोई साया इंसान था, भूत नहीं। साया बरगद के घने बूढ़े दरख्त के नीचे पहुंच चुका था। इसके हाथ में कुदाल थी और इसका इरादा ज़मीन खोदने का था। मंगल सिंह ने खुद को तसल्ली दी, वाह, गुरु का नाम लिया और कब्रिस्तान में कदम रख दिए। साया अब ज़मीन पर झुका लकीर खींच रहा था। इसका सियाह चुगा काफ़ी खुला सा था और इसमें इसकी जिसामत का अंदाज़ा नहीं होता था। सर पर चुगे की टोपी थी और इसकी मंगल सिंह की जानिब कमर थी। मंगल सिंह आहिस्ता आहिस्ता चलता चुगापोश के सर पर पहुंच गया। आहट थी या कोई और एहसास, चुगापोश ने बुखला कर पीछे देखा। टोपी इसके सर पर थी और तारों की रोशनी में इसका चेहरा वाज़ेह था। मंगल सिंह को हैरत का शदीद झटका लगा। चूहापोश ने एकदम कुदाल छोड़ दी और भाग कर दरख्त की ओट ली। एक लम्हे को तो मंगल सिंह को इस हरकत की वजह समझ में ना आई। वो बमुश्किल ही इस शौक से निकल पा रहा था कि एकदम वो साया यूं गायब भी हो गया। मंगल सिंह बेख्तियार दरख्त की जानिब लपका, मगर इससे पहले कि वो आगे बढ़ पाता किसी ने पीछे से कृपान का वार किया। बेदर पे वार करके हमलावर बाहर को भाग गया। ये यकीनी था कि हमलावर ने वो भूत नहीं देखा था। दबे कदमों वो साया दरख्त की ओर से निकला और करीब आकर मंगल सिंह का चेहरा देखा। वो चंद मिनटों का मेहमान था, ये इसकी हालत से जाहिर था। माफ़ करना, मुझे तुम्हारी मौत का अफसोस हुआ है। अगर तुम्हें कोई बचाने आ जाए तो इसे कहना कि आइंदा जो बेली राजपूता के भूत का पीछा करेगा, इसका अंजाम यही होगा। चंद लम्हे बाद साया
کچے راستے پہ گم ہو چکا تھا۔ منگل سنگھ ابھی تک پڑھا کرا رہا تھا۔